ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हम मानववादी शरीर की प्रतिष्ठा या फिर आराधना तभी करते हैं जब शरीर में मुक्ति, विचार स्वतंत्र और सौंदर्य एवं आनंद की महिमा पाते हैं। ये टॉमस मान ने कहा है। दूषित नदियों से सेहत के बढ़ते खतरे। आजकल आप देखते हैं कि जो नदियां हमारा उद्धार करती थी एक समय, आज वो आजकल आप देखें अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। तो आप देखेंगे कि वर्तमान युग को पर्यावरणीय संकट का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने प्राकृतिक संसाधनों पर जो बोझ डाला, उसका परिणाम आज हमारे सामने साफ दिखाई दे रहा है। जल संसाधनों का संकट भी इन्हीं समस्याओं का विकराल रूप है। भारत की संस्कृति और सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है, लेकिन आज वह नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। कनाडा के शोधकर्ताओं ने हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत की नदियों के संदर्भ में चिंताजनक स्थिति उजागर की है। अध्ययन के अनुसार भारत की लगभग 80% नदियां प्रदूषण के कारण गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही हैं, और इस शोध में 72 देशों के 877 नदी स्थलों पर 21 सामान्य एंटीबायोटिक की मौजूदगी का परीक्षण किया गया और पाया गया कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया और वियतनाम जैसे देशों में स्थिति बेहद आप देखिए भयावह है। और एंटीबायोटिक प्रदूषण का अर्थ है मानव पशु चिकित्सा या फिर कृषि में प्रयुक्त दवाइयों के अंशों का अनियंत्रित, अनियमित और अनावश्यक रूप से पर्यावरण में उत्सर्जन होना। जब ये अंश जल, मृदा या फिर वायु में प्रवेश करते हैं तो ये केवल स्थलीय जीवन को नहीं, जलीय और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। भारत में विशेष रूप से कई दवाओं के अत्यधिक स्तर पर पाए गए हैं। इनमें से आप देखिए सेफेक्सम की उपस्थिति भारतीय नदियों में व्यापक पाई गई है। ये तथ्य स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और निपटान में गंभीर त्रुटियां हो रही हैं। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार भारत में लगभग 31.5 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहां जल स्रोत एंटीबायोटिक अवशेषों से प्रभावित हैं। यह तथ्य अत्यंत गंभीर है, क्योंकि प्रदूषित जल मानव स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देता है। दिल्ली, लखनऊ, गोवा, चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में नदियों के जल में एंटीबायोटिक दवाओं की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा सीमा से 2 से 4 गुना अधिक पाई गई है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि जल में उपस्थित एंटीबायोटिक अवशेष सीधे तौर पर न केवल मानव जीवन बल्कि जलीय जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों और संपूर्ण खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पर्यावरण में एंटीबायोटिक प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं और प्रमुख स्रोतों में औषधि उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल शामिल है, और जिसे उपचारित किए बिना जल स्रोतों से में प्रभावित कर दिया जाता है। भारत में अनेक औषधि निर्माण इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करते हुए अपशिष्ट जल को नदियों, नालों, भूजल में मिलाती हैं। इसके अलावा मानव तथा पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक तथा अनियंत्रित उपयोग भी इस संकट का बड़ा कारण है। अक्सर देखा जाता है कि बिना चिकित्सा के परामर्श के ही दवाइयां खरीदी जाती हैं और शौच चिकित्सा की प्रवृत्ति आम हो चली है। इसके कारण न केवल दवाओं का अनावश्यक सेवन बढ़ता है, बल्कि इनके अवशेष शरीर से बाहर निकलकर जल स्रोतों को भी दूषित करते हैं। पशुपालन और कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि दर बढ़ाने और बीमारियों से सुरक्षा के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग होता है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा या फिर जल प्रदूषित होते हैं। एंटीबायोटिक प्रदूषण के दुष्परिणाम अत्यंत व्यापक हैं। जब जल स्रोतों में एंटीबायोटिक अवशेषों की अधिकता होती है तो सूक्ष्मजीवी समुदायों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके असंतुलन से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। जलीय जीवों की प्रजातियां, विशेषकर मछलियां, झींगे आदि एंटीबायोटिक प्रदूषण के प्रति अत्यंत आप देखते हैं कि अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इससे उनकी जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो दीर्घकाल में खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसके दुष्प्रभाव अत्यंत गंभीर है। एंटीबायोटिक अवशेषों के निरंतर संपर्क से जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। दूषित जल के सेवन या उससे सिंचित फसलों के माध्यम से मानव शरीर में एंटीबायोटिक के अंश प्रवेश कर सकते हैं
और जिससे आंतों के संक्रमण, एलर्जी, प्रतिरक्षा तंत्र की दुर्बलता, यकृत तथा गुर्दे की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे गंभीर प्रभाव एंटीबायोटिक प्रतिरोध के रूप में सामने आता है, और जब जीवाणु नियंत्रण एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में रहते हैं तो वे उनके विरुद्ध प्रतिरोधी बन जाते हैं, जिससे सामान्य संक्रमणों का उपचार कठिन हो जाता है। वर्तमान में आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध को वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों में से एक घोषित किया है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 58,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु इसी कारण हो रही है, जो इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है। कृषि पर भी इस संकट का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार एंटीबायोटिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, अपितु आर्थिक और सामाजिक समस्या भी बन चुका है, जिसका समाधान तत्काल आवश्यक है। भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। गंगा कायाकल्प योजना, नमामि गंगे अभियान, जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम जल संसाधनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औषधि उद्योगों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, और जिनके तहत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना आवश्यक की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखी जा रही, मगर इन प्रयासों की सफलता सीमित रही है। निगरानी व्यवस्था की शिथिलता तथा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन में लचरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस संकट का समाधान बहुपक्षीय, समन्वित तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मांग करता है। सबसे पहले तो औषधि निर्माण उद्योगों की उत्तरदायी बनाना आवश्यक है। एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक उपयोग से बचने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाने चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग किस प्रकार दीर्घकालिक संकट को जन्म देता है। साथ ही चिकित्सा की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दवा विक्रय तंत्र को भी नियंत्रित करना होगा। पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने और उनके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भावी पीढ़ियों को शुद्ध जल, सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो कल यह संकट हमारी सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। नदियां केवल जल स्रोत नहीं, अपितु हमारी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक जीवन रेखा, परिस्थिति की संतुलन की धुरी है, और इनका संरक्षण मानवता के संरक्षण के समान है। अतः एंटीबायोटिक प्रदूषण को मात्र एक स्वास्थ्य समस्या एवं पर्यावरणीय समस्या न मानकर इसे एक व्यापक जीवन संकट के रूप में आप देखिए स्वीकार करना चाहिए, और समस्त समाज को मिलकर इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तभी हम उस भारत की कल्पना साकार कर सकेंगे जहां नदियां स्वच्छ बहेंगी, जीवन सुरक्षित रहेगा और विकास सतत एवं समावेशी होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइए। आत्मबोध का आईना। इस चराचर जगत में ज्ञान और विषयों की कोई था नहीं है। ज्ञान को अपरिमित भंडार में प्रश्नों और उत्तरों के इतने संभव युग विद्यमान है कि जिनकी कल्पना कर पाना भी नितांत कठिन है। मगर क्या कभी इसमें हम में से किसी ने भी स्वयं से एक प्रश्न का कोशिश की है कि मैं कौन हूँ? छोटा सा यह प्रश्न हमें भीतर एक तक झकझोर देने की शक्ति रखता है। संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि वे स्वयं से भली भांति परिचित हैं। निश्चित सी बात है कि ऐसे लोगों की फीसद ना के बराबर होगी। कारण यह है कि आत्म परिचय कोई सरल कार्य या प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी पुस्तक को समझने और कंठस्थ करने के लिए हमें उसे अनेक बार पढ़ना पड़ता है। वास्तव में पुस्तक को पढ़ना एक मात्र यात्रा के समान है। यात्रा पूरी हो जाने पर यह आवश्यक नहीं है कि हम पथ के प्रत्येक बिंदु के बारे में ठीक वैसे ही याद रहें जैसा कि वह वास्तव में है, मगर यह भी एक सत्य है कि जब हम एक ही पथ पर यात्रा की पुनरावृत्ति अनेक बार करते हैं तो पथ और गंतव्य से अपेक्षाकृत अधिक गहराई के साथ परिचित होते चले जाते हैं। ठीक यही स्थिति स्वयं से परिचय की भी है। हम अपने अंतर मन को जितनी बार झकझोरने का प्रयास करेंगे, दूसरे शब्दों में जितनी बार अपनी आंतरिक यात्रा पूरी करने का प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर ढंग से हम स्वयं से परिचित होते चले जाएंगे। स्वयं से परिचय कोई क्षण भर का काम नहीं है, इधर शुरू किया और उधर खत्म हो गया। यह एक सतत, कठिन और गहन प्रक्रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। यात्रा आगे बढ़ती रहती है और हम धीरे धीरे अपने अंतर मन की परत दर परत खोलते हुए आत्मज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाते जाते हैं।
आत्म परिचय के माध्यम से हम उस चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं जो हमारी स्थिति के प्रति उत्तरदायी है। खुद से परिचय का सीधा सा अर्थ है कि हम चेतना के स्वरूप को जानने समझने के लिए प्रसारित हो चुके हैं। स्वयं से परिचय कर पाना इतना सरल भी नहीं होता है। इसके लिए नितांत शांत मन की आवश्यकता होती है। जरा कल्पना करें कि किसी नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और हम उस नदी में नौका विहार करना चाहते हैं। ऐसी यात्रा में हमें तनिक भी सुख दे सकती है? शायद नहीं, क्योंकि नदी का परिवेश के अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल परिवेश में यात्रा हमें किसी उपलब्धि की ओर नहीं ले जा सकती है, बल्कि ऐसी यात्रा खतरे में से खाली नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही अशांत मन कभी अंतर यात्रा में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि वह इसके लिए अक्षम और असमर्थ होता है। जिस प्रकार अशांत नदी में बाढ़ आई होती है, ठीक उसी प्रकार अशांत मन में विचारों का एक बवंडर विद्यमान होता है। यह विचार बाहर जगत और विषयों की देन है। अनावश्यक और अनर्गल विचार स्वयं से परिचय की यात्रा में अवरोध का कार्य करते हैं। जीवन जितना आगे बढ़ता जाता है, इन विचारों की मात्रा उतनी ही तीव्रता से बढ़ती रहती है और परिणाम स्वरूप मन में शांति का ह्रास उसी दर से होता रहता है। शांति के अभाव में स्वयं से परिचित हो पाना असंभव है। स्वयं से परिचित होने की एक आरंभिक क्रिया के रूप में हम एकांत में खाली समय निकालकर चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमारे भीतर यह विचार नहीं आना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। एकांत में आप देखिए, शांति की गोद को पाकर हम जीवन की सारी उथल पुथल और विचारों के उद्देश्य, इच्छाओं के संजाल और प्रत्येक उस बाधा से दूर होने लगते हैं जो हमारा अपने आप से परिचय नहीं होने देती है। इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं ही आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए हम किसी नदी में यात्रा करने के लिए नौका पर सवार हो चुके हैं, लेकिन नौका तट के साथ किसी रस्सी द्वारा बांध दी गई। वैचारिक उथल पुथल और महत्वाकांक्षाओं जो बाहरी विषयों से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल एक रस्सी की भूमिका अदा करती हैं, जिससे हमारी अमूल्य यात्रा को रोक रखा है। एक बार अगर यह रस्सी खुल या टूट गई तो फिर नौका यात्रा पर निकल पड़ती है। और स्वयं से परिचित हो जाना हमें बहुआयामी रूप से लाभ पहुंचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि हम सभी प्रकार के तनाव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। कितनी कठिन साधना के बाद परिणाम को इंगित करने वाले इस कथन की खोज हुई होगी। और एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ जो आत्म परिचय से प्राप्त होता है वह है कि हम बाह्य जगत से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के साथ मोह भंग की अवस्था में आ जाते हैं। लाभ और हानि जैसे भाव हम पर प्रभाव डालना छोड़ देते हैं। हम निरपेक्षता के भाव से संतृप्त हो जाते हैं। हम सभी को अपनी व्यक्त जीवन शैली और दिनचर्या में कुछ अमूल्य पल चुराते हुए उन्हें पूर्णता अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अमूल्य क्षणों को हमें पूर्णता शांति रूपी सुरक्षा कवच के अंदर रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की वैचारिक तूफान और परिस्थितियों का संयोजन हमारी अंतरयात्रा में कोई व्यवधान न डाल सके। यह निश्चित है, जब हम एक बार स्वयं से जुड़ने का प्रयत्न आरंभ कर देंगे तो फिर बाहरी संसार की ओर हमारे अंतर्मन की यात्रा की गति नितांत धीमी पड़ जाएगी और हम तेजी से स्वयं की ओर उन्मुख होने में सक्षम हो सकेंगे। और देखिए, मैं कहता हूं ना कि लोग दुनिया से मिल रहे हैं, अपने आप से मिलना भूल जा रहे हैं। तो उसी की तो बात की जा रही है। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। तो अपने आप से मिल लीजिए, दुनिया से मिल लिया आपने, और सभी समस्याओं का समाधान आपको करना है, दुनिया को नहीं करना है भाई। तो अपने आप से हर दिन मिलते रहिए, पूछते रहिए कि आप ठीक हैं। नसीहत और हकीकत। वर्तमान निदेशालय या देखिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ मौकों पर उसके अधिकारियों को फटकार लगा चुका है कि वे धन शोधन के मामलों में गिरफ्तारियां तो खूब करते हैं, पर उनमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की वो बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इससे उसकी कार्रवाई पर संदेह होता है। हालांकि अतिरिक्त महाधिवक्ता एसबी राजू ने अनेक मौकों पर अदालत में ईडी का बचाव किया है, मगर उन्होंने भी खुद प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना दिवस के मौके पर उसके अधिकारियों को नसीहत दी और धन शोधन के मामले में गिरफ्तारियों में संयम बरतें। शुरुआती चरण में ही गिरफ्तारी न करें, गंभीरता से जांच करने के बाद ही गिरफ्तारी का विचार करें, उसका आधार प्रस्तुत करें, नहीं तो अदालतों में उन्हें बेहतर नतीजे नहीं मिल पाएंगे। अतिरिक्त अधिवक्ता की इस नसीहत की वजह समझी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने धन शोधन से जुड़े मामलों में बहुत तेजी से कार्रवाइयां की हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर उसकी छापेमारी चलती रहती है। यही वजह है कि करीब 9 वर्षों में उसने 5,500 से अधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। उनमें से ज्यादातर मामले में गिरफ्तारी हुई, मगर दोष सिद्धि की केवल
40 मामलों में हो पाई है। यह भी छिपी बात नहीं है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार का दबाव रहा है, जिसके चलते ज्यादातर छापेमारियां और गिरफ्तारी विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई। एक कांग्रेस के समय भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे जिसकी सरकार आएगी वो भी करेगी। एक राज्यपालों के दुरुपयोग का मामला भी आता है, एक परंपरा सी बन चुकी है। इसलिए इन कार्रवाइयों को लेकर सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा है। मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता की चिंता यह है कि उन मामलों में अदालत के सामने उन्हें ही दलील पेश करनी पड़ती है और अक्सर मामले में कमजोर होने पर उन्हें अदालत की फटकार भी सुननी पड़ती है। इसलिए उन्होंने ईडी अधिकारियों को सीख दी कि वे केवल मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का आधार न बनाए। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष एक मामले में सुनवाई के वक्त कही थी, मगर उस वक्त ईडी की दलील थी कि धन शोधन निवारण कानून की धारा 50 के तहत उसे मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से बाहर उसी दलील को उलट पाट पढ़ाया और कई बार लोग गिरफ्तारी के डर से कुछ बातें कबूल कर लेते हैं पर बाद में अदालत के सामने अपने बयान से मुकर जाते हैं। इसलिए मौखिक बयानों को आधार न बनाया जाए। दरअसल भ्रष्टाचार रोकने के मकसद से धन शोधन निवारण कानून में बदलाव का कर प्रवर्तन निदेशालय को काफी हद तक मुक्त हस्त बना दिया गया। गिरफ्तारियों से संबंधित कानून को काफी लचीला बना दिया गया। कई मामलों में ईडी को गिरफ्तारी के लिए इजाजत लेने या इत्तला करने की जरूरत नहीं रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन माना था, मगर ईडी ने मौलिक अधिकारों के ऊपर अपने अधिकारों को ज्यादा तरजीह दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के ताजा बयान से उम्मीद बनी है कि ईडी अपनी कार्रवाइयों में कुछ सतर्कता और कानूनी मूल्यों का ध्यान रखेगी, न केवल अपने अधिकारियों का मनमाने उपयोग करेगी, मगर इसके साथ ही यह भी देखने की बात होगी कि ईडी अपने को सरकारी दबाव से किस हद तक मुक्त कर पाती है। सहिष्णुता की सीख। तो पहलगांव आतंकी हमले और उसके जान गंवाने वालों के परिजनों का दुख समूचा देश महसूस कर रहा है और आतंकियों के खिलाफ सब में आक्रोश भी है। पहलगांव में अभी हाल ही में हुआ था ना, देखिए ये जम्मू कश्मीर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती है। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो गया। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। सभी यही चाहते हैं कि आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, मगर व्यापक स्तर पर ऐसी भावनाएं अगर अनियंत्रित होने लगे, उसकी मार ऐसे लोगों पर पड़ने लगे जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना ना हो, तो बाजे दुख और आक्रोश की दिशा भटक जाना स्वाभाविक है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद आक्रोश के नतीजे में एक अफसोसजनक प्रतिक्रिया यह देखी गई कि कई जगहों पर बिना किसी वजह के मुस्लिम पहचान वाले लोगों को उनका नाम पूछकर निशाना बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया गया। यह न केवल भावुकता के दिशाहीन हो जाने का सबूत है, बल्कि देश की कानून व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती भी है। सवाल है कि क्या इस तरह की प्रतिक्रिया देश की लोकतांत्रिक परंपरा के सामने चुनौती नहीं खड़ी कर रही है। एक बात और आपको बता दूं, वो पाकिस्तान और वो आतंकवादी भी तो यही चाहते थे। तभी तो आप देखिए नाम पूछा उन्होंने कि भारत में दंगे भड़क जाए, भारत में हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई हो जाए, देश टूटने लग जाए, देश को आर्थिक नुकसान होने लग जाए। तो हम लोग उनके मंसूबों को पूरा क्यों करें भाई। और अगर कोई कहता है कि अरे नहीं नहीं मुस्लिमों के बड़े हितैषी थे वो आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े हितैषी थे, अरे कुछ नहीं, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब आप सोचिए वहां पर्यटन क्षेत्र से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है, जम्मू कश्मीर को। सबसे ज्यादा रोजगार किसे मिलता है, घर किसका चलता है, मुस्लिम वहां जो आप देखते हैं कि काम करते रहते हैं, पर्यटकों की मदद, पर्यटन में लगे रहते हैं, जाकर वहां देखिए आप लोग। तो सबसे ज्यादा तो चोट उन्हीं लोगों को लगी है। पहलगांव हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट बनर नरवाल की पत्नी ने अपने पति के लिए न्याय और आतंकियों के लिए सजा सुनिश्चित करने की मांग जरूर की, लेकिन उन्होंने सिर्फ आक्रोश की वजह से निर्दोष लोगों को निशाना बनाने, नफरत भरे बयान की प्रवृत्ति पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना न बनाने और तथा सिर्फ शांति की अपील की है। अपने ऊपर दुख का पहाड़ टूटने के बावजूद उन्होंने जिस तरह अपनी संवेदना और अपने धैर्य को संतुलित बनाए रखा, वह मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशक से आतंकवादियों ने जो किया उसका मुकम्मल और ठोस हल निकालने की जरूरत है, चाहे इसके लिए कानूनी दायरे में हर स्तर पर सख्ती बरतनी पड़े। मगर आतंकियों की हरकतों की प्रतिक्रिया में अगर आप लोग उत्तेजना में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अराजक होने लगे, तो यह न केवल मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों के विपरीत होगा, बल्कि देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सौहार्द की परंपरा को भी नुकसान पहुंचाएगा। और हम लोग वो क्यों करें जो पाकिस्तान चाहता है ऑलरेडी, वो हमें करना ही नहीं है एक तरह से। तो ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये है आपकी संपादकीय पाठ की आज की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।